Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. Friends, ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है स्पेस और साइंस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है चंद्रयान 3 का लैंडिंग स्पॉट, उस स्पॉट का डेजिग्नेशन एज शिव शक्ति पॉइंट बाय द इंडियन गवर्नमेंट और अब उस नाम का रजिस्ट्रेशन बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने IAU ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया है। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज अप्रूव्ड द नेम स्टेशियो शिव शक्ति, जो कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग साइट थी। इस नाम को डिक्लेयर किया गया था 26 अगस्त को बाय द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और अब हम बात करते हैं इस इवेंट से एसोसिएटेड इस रजिस्ट्रेशन बॉडी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, IAU की। तो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU बना था 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज एन NGO, और इसका एम है टू एडवांस द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, प्रमोटिंग रिसर्च, आउटरीच, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के मेंबर्स की बात करें तो इसमें मेंबर्स होते हैं इंडिविजुअल जैसे कि साइंस एक्सपर्ट्स, नेशन मेंबर्स जैसे कि कंट्रीज, प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स, जूनियर साइंटिस्ट्स और इंस्टीट्यूशंस। और अब इस बॉडी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की खास बात करें तो इट इज रिनाउंड फॉर, इसको खास तौर पर जाना जाता है फॉर असाइनिंग ऑफिशियल नेम्स टू एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स एंड एस्टैब्लिशिंग यूनिफॉर्म डेफिनिशंस। और इसी वजह से ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अभी न्यूज में भी है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि चंद्रयान 3 इस साल का एक मेजर इवेंट था, आई होप आपको उससे रिलेटेड सभी डिटेल्स पता है कि उस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उस मिशन के पेलोड्स क्या थे, और बाकी और सभी उससे जुड़ी साइंटिफिक डिटेल्स आपको पता है। अपने उन्हीं नोट्स में आप इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन को भी इंक्लूड कर लें। हालांकि ये एक मेजर बॉडी नहीं है, but since it was mentioned in the news, we are talking about it, and you also must now have an idea about this body. Alright, let's move on to this next news. ये न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर के द्वारा दी गई स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया। तो फ्रेंड्स, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर अपनी एक रीसेंट एड्रेस में, अपनी एक रीसेंट स्पीच में इस नोशन को डिसमिस करते हैं, यानी कि इस आइडिया को ठुकरा देते हैं कि रशिया कंट्री इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना, मतलब रशिया की नजदीकियां चाइना के साथ काफी बढ़ रही हैं। तो इस नोशन को कि रशिया इज गेटिंग क्लोज टू चाइना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर इस नोशन को डिसमिस करते हैं, बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो इंडिया और रशिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं कि दोनों इंडिया और रशिया ने, बोथ कंट्रीज हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ ईच अदर्स इंटरेस्ट्स, मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे की शुभ चिंतक हैं, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के हित के बारे में सोचती हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर अपनी स्पीच में बोलते हैं कि किसी भी थर्ड पर्सन को हु इज कमेंटिंग ऑन इंडियाज एंड रशियाज रिलेशनशिप, उसको रशिया के रिलेशनशिप को या किसी और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया देखना चाहिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से, मतलब इंडिया के नजरिए में उस कंट्री का क्या रोल है, इंडिया के केस में उस कंट्री का क्या रोल है। वो बोलते हैं कि रशिया और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी कमेंट करता है उसको सोचना चाहिए कि रशिया ने इंडिया की मदद की है या उसने इंडिया को नुकसान पहुंचाया है। फ्रेंड्स, रशिया हैज बीन इन द न्यूज फॉर द पास्ट 2 years एंड मोर बिकॉज ऑफ द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और क्योंकि इंडिया और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे हैव बीन हिस्टोरिक फ्रेंड्स सिंस द टाइम्स ऑफ सोवियत यूनियन, इस वजह से इंडिया भी ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में और बाकी और ऐसे रीजनल फोरम्स में काफी डिबेटेड पोजीशन में आ जाता है। इंडिया पर काफी बार ये दबाव भी बनाया गया है कि इंडिया, बिकॉज इट इज सो क्लोज टू रशिया, इंडिया शुड लेवरेज इट्स पोजीशन to stop the Ukraine war. Now talking about this news, despite Russia's invasion of Ukraine,
मतलब इस रशिया यूक्रेन वॉर के चलने के बावजूद भी इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप, इंडिया और रशिया का बायलैटरल रिलेशनशिप मजबूत ही रहा है। इंडिया ने कभी बहुत खुले तौर पर रशिया के एक्शंस को कंडेम नहीं किया है, मतलब रशिया के एक्शंस की निंदा नहीं की है। और इस रशिया यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया हैज ऑलवेज एडवोकेटेड अ डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन टू द क्राइसिस। फ्रेंड्स, आप कभी भी देखेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इस वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये ही बोलते हैं कि इंडिया का स्टैंस ये है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ बैठें, बात करें और डिप्लोमेटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। सो द बॉटम लाइन इज, इंडिया का कहना है कि ये बात गलत है कि रशिया इज मूविंग क्लोजर टू चाइना एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं कि इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप अभी भी काफी मजबूत है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज भी रिलेटेड है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान में हुआ चेंज ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर देयर जनरल इलेक्ट और वहां के न्यूली इलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा दी गई ये स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान के न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशक दर का कहना है, नाउ यू शुड नॉट मेमोराइज दिस नेम, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, कि पाकिस्तान काफी गंभीर तरीके से पाकिस्तान वुड सीरियसली एग्जामिन कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अपने ट्रेड दोबारा से रिज्यूम करने चाहिए या नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि 2019 के बाद से जब पुलवामा अटैक्स हुए थे, तब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशनशिप पूरे तरीके से बंद हैं। इंडिया की तरफ से हुए थे 2019 में और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ये स्टेप लिया गया था जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था। इंडिया ने 2019 में आफ्टर द पुलवामा अटैक्स पाकिस्तान के मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को भी रिवोक कर दिया था। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस क्या होता है? इट्स अ सिंपल कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो जरूर पढ़ लें। तो अब पाकिस्तान में जब नई गवर्नमेंट बनी है, उस नई गवर्नमेंट के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान काफी सीरियस तरीके से ये बात सोचेगी कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच के ट्रेड को फिर से शुरू किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इंडिया का पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ये स्टांस रहा है, इंडिया हैज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान फॉर इट्स इंडस्ट्री लेवल सपोर्ट टू टेररिज्म। इंडिया का हर जगह पे, हर ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या फिर चाहे वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हो, इंडिया ने हमेशा ही अपना ये स्टैंस मेंटेन किया है कि हम पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज सिर्फ तभी करेंगे जब तक पाकिस्तान अपने द्वारा दिए जाने वाले टेररिज्म के स्टेट सपोर्ट को बंद नहीं करती। अब इस इवेंट में भी जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। आपको इस न्यूज इवेंट से पता होना चाहिए कि फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशनशिप बिल्कुल बंद है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है रशिया में रिसेंटली हुए अटैक से, जिस अटैक्स में 133 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तो फ्रेंड्स, रशिया के एक कॉन्सर्ट हॉल में टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिस अटैक में 133 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस अटैक की जिम्मेदारी ली है इस्लामिक स्टेट ISIS के अफगानिस्तान ब्रांच ने, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि हाँ, इस अटैक को ISIS के अफगानिस्तान ब्रांच ने ही कराया है। इस इंफॉर्मेशन को यूनाइटेड स्टेट्स की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी कंफर्म किया है। अब रशिया ने इन अटैक्स के बाद टू फाइंड द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस क्राइम 11 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है। और रशिया का कहना है कि 4 अटैकर्स रशिया से भागकर इस समय यूक्रेन चले गए हैं। अब फ्रेंड्स, यूक्रेन का इस कॉन्टेक्स्ट में कहना है कि हमारा यूक्रेन का इस इवेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस इवेंट। और उनका कहना है कि रशिया बिना किसी बुनियाद के यूक्रेन को ब्लेम कर रहा है फॉर दिस इवेंट टू एस्केलेट द करंट क्राइसिस। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इसका कॉन्टेक्स्ट है केरला के द्वारा की गई सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कि प्रेसिडेंट केरला की स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए बिल्स को असेंट नहीं दे रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो फ्रेंड्स, केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने
केरला स्टेट असेंबली के द्वारा पास किए गए कई सारे बिल्स को होल्ड कर दिया था और प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया था, और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उनको रेफर किए गए बिल्स में से 4 बिल्स पर अपनी असेंट को विदहोल्ड कर लिया है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको दिए गए बिल्स में से 4 बिल्स को असेंट नहीं दी है। नाउ दोस बिल्स कैन नॉट बिकम लॉ। और केरला स्टेट गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के इसी एक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा किया तो है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा किया तो है, पर उन्होंने अपने इस एक्शन को केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए बिल्स को असेंट ना देने को एक्सप्लेन नहीं किया है। नो एक्सप्लेनेशन हैज बीन गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और केरला स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि दिस एक्शन ऑफ नॉट गिविंग एनी एक्सप्लेनेशन violates Article 14 of the Constitution, Article 200 of the Constitution and Article 201 of the Constitution. Friends, क्या आपको Article 14, 200 और 201 के बारे में पता है? ये मेजर प्रोविजंस हैं, इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ लें। फ्रेंड्स, केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में उनके स्टेट के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के एक्शंस को भी चैलेंज किया है। उनका कहना है कि उनके स्टेट के ये गवर्नर अपने पास बिल्स को काफी लंबे समय तक पेंडिंग रखते। कुछ बिल्स तो उन्होंने 2 साल तक अपने पास पेंडिंग रखे हैं एंड ही हैज टेकन नो एक्शन। और केरला स्टेट गवर्नमेंट ने आरिफ मोहम्मद खान के इस एक्शन को भी चैलेंज किया है कि वो केरला स्टेट गवर्नमेंट्स के उन बिल्स को भी प्रेसिडेंट को रेफर कर देते हैं जिन बिल्स का सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना होता ही नहीं है। मतलब रेफरिंग दोज बिल्स टू द प्रेसिडेंट इज अननेसेसरी according to the accusations that have been made by the Kerala state government in the Supreme Court. Friends, केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि गवर्नर के ऐसे एक्शंस इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनविसाज्ड है, मेंशन है, उनको कमजोर बनाते हैं, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग में जो उनका डोमेन है, उस डोमेन में उनकी फंक्शनिंग में डिसरप्शन करते हैं। अब फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट में भी जो भी होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। अब ये समय के साथ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस में क्या वर्डिक्ट दिया जाता है। अब फ्रेंड्स, इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड हम एक मेजर टॉपिक की बात करते हैं। हालांकि ये मेजर टॉपिक एक काफी सिंपल टॉपिक है जो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रिपरेशन का एक बेसिक टॉपिक है। आई होप आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता है। गिवन मार्च इज ऑल्सो ऑलमोस्ट कंप्लीट and the preliminary examination is almost here. I hope आपकी preparation is on the right track. तो हम बात करते हैं कि गवर्नर के पास जब स्टेट असेंबली किसी बिल को पास करने के लिए असेंट के लिए भेजती है तो गवर्नर के पास क्या क्या पावर होती है। So when a bill is presented to the governor, he can take the following steps. गवर्नर ये steps ले सकते हैं। He can declare his assent. वो बिल को अपनी असेंट दे सकते हैं। He can give a stamp, he can give a signature कि अब ये बिल लॉ बन चुका है। वो ये बोल सकते हैं कि he withholds his assent, वो बिल को अपनी असेंट नहीं देते। Then nothing can happen, that bill will not become a law. वो उस बिल को वापस स्टेट असेंबली को भेज सकते हैं विद अ मैसेज। वो बोल सकते हैं कि आपने मुझे ये जो बिल दिया है फॉर माई असेंट, इसमें मुझे लगता है कि ये इशू है, पर वो इस तरीके से बिल को वापस भेजना विद अ मैसेज, वो मनी बिल के केस में ऐसा नहीं कर सकते। They cannot do this in case of a money bill. और चौथी चीज जो गवर्नर कर सकते हैं, he can reserve the bill for the president. वो प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर सकते हैं, जो कि हुआ है काफी सारे बिल्स के केसेस में इन केस ऑफ द बिल्स पास्ड बाय द केरला स्टेट असेंबली। फ्रेंड्स, ये एक मेजर टॉपिक है। आप इस पूरे सब्जेक्ट के बारे में कि जब भी किसी स्टेट की असेंबली बिल को पास करती है, उस प्रोसेस में गवर्नर का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है और बाकी जुड़े जो भी सभी एस्पेक्ट्स हैं, आप अपनी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की बुक से उन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जरूर पढ़ लें। एंड आई विल रिपीट अगेन, बिकॉज द एग्जामिनेशन इज ऑलमोस्ट हेयर। आई होप आपकी प्रिपरेशन का ये लेवल है कि यू नो ऑल दिस थिंग्स बाय नाउ। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन नेवी से, जो पिछले कुछ समय में काफी एक्टिव है ड्यू टू द डिसरप्शंस दैट आर गोइंग ऑन इन द रेड सी, especially in the Gulf of Eden, जहां पर काफी सारे पायरेट अटैक्स हो रहे हैं and many of those attacks are being made by Yemen-based Houthi rebels. Let's talk about this news. तो फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ने
पायरेट्स के द्वारा गल्फ ऑफ एडन में हाईजैक किए गए वेसल जिसका नाम है रूएन, इस हाईजैक्ड वेसल को रेस्क्यू करना शुरू किया था और इस पूरे रेस्क्यू प्रोसेस में जो चला 40 घंटे, इंडियन नेवी ने उस हाईजैक्ड वेसल से, उस हाईजैक्ड शिप से 35 पायरेट्स को कैप्चर कर लिया है। 35 pirates have been captured by the Indian Navy. Friends, गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी का जो ये सपोर्ट चल रहा है, इस सपोर्ट को, इस ऑपरेशन को इंडियन नेवी ने नाम दिया है ऑपरेशन संकल्प। और इस ऑपरेशन संकल्प के अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प की। हालांकि ये ऑपरेशन संकल्प इतना बड़ा कोई ऑपरेशन नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देती है अपनी नेबरिंग कंट्रीज में क्राइसिस के समय पर, ये ऑपरेशन संकल्प एक काफी छोटा कंसेप्ट है। तो ऑपरेशन संकल्प की बात करें, ये एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन है विच इज बीन लेड बाय द इंडियन नेवी। इसका एम है इंडिया के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना और इंडिया को जो भी मैरीटाइम थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करना। आई होप आपको पता है कि मैरीटाइम क्या होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए आई विल से मैरीटाइम मीन्स रिलेटेड टू द सी। और इंडियन नेवी का ये ऑपरेशन संकल्प एक्टिव है मोस्टली गल्फ ऑफ एडन में, अरेबियन सी में और ईस्ट ऑफ सोमालिया में। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी अब तक 18 ऐसे इंसिडेंट्स में रिस्पॉन्ड कर चुकी है, अपनी मदद दे चुकी है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड एक मेजर टॉपिक गल्फ ऑफ एडन की। फ्रेंड्स, ये गल्फ ऑफ एडन लोकेटेड है इंडिया के वेस्ट में इन द मिडल ईस्ट। अब गल्फ ऑफ एडन की बात करते हैं, ये लोकेटेड है अरेबियन सी में और ये रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इट इज लोकेटेड बिटवीन यमन ऑन द अरेबियन पेनिनसुला एंड Djibouti एंड सोमालिया इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसके नॉर्थ में लोकेटेड है रेड सी विच इज कनेक्टेड थ्रू द बब एल मंडब स्ट्रेट। ये बब एल मंडब स्ट्रेट भी इस साल के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसकी डिटेल्स नोट्स में भी प्रेजेंट है लाइक एवरी अदर न्यूज इवेंट मेंशन्ड इन दिस एडिशन। आप उन नोट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, ये गल्फ ऑफ एडन एक मेजर गेटवे है, ये एक मेजर एंट्री पॉइंट है फॉर शिप्स, उन शिप्स के लिए जो ट्रैवल करते मेडिटेरेनियन सी के बीच और इंडियन ओशन के बीच, और उन शिप्स के लिए खासकर जो सुएज कैनाल को यूज करते हैं फॉर देयर ट्रैवल। फ्रेंड्स, ये गल्फ ऑफ एडन काफी पॉपुलर है, इनफैक्ट काफी इनफेमस है फॉर पायरेसी। इस रीजन में पायरेट अटैक्स काफी होते हैं। और फ्रेंड्स, इस रीजन से एसोसिएट और जो इंपॉर्टेंट जियोग्राफिकल बॉडीज हैं वो हैं सुएज कैनाल, एज वी जस्ट स्पोक, मेडिटेरेनियन सी, बब एल मंडब स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ एडन विच वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट। आप इस पूरे मिडल ईस्ट जहां पर ये क्राइसिस चल रहा है, इस सीरीज ऑफ इवेंट से रिलेटेड जो भी मेजर बॉडीज हैं, चाहे इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट, ट्रिवियल या मेजर, आप उन सभी के बारे में जरूर पढ़ लें। हाई चांसेस हैं कि ज्योग्राफी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है प्रिलिमिनरी में वो इन्हीं लोकेशन से एसोसिएटेड होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। साउथ चाइना सी में चाइना की फोर्सेस के बीच और फिलीपींस की फोर्सेस के बीच एक बार फिर से हुआ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। तो फ्रेंड्स, सेकेंड थॉमस शोल में, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और जिसके बारे में हम अपने पहले कई एडिशंस में बात कर चुके हैं और आज भी एक बार फिर से करेंगे, तो इस सेकेंड थॉमस शोल में फिलीपींस की एक सप्लाई बोट को चाइना के कोस्ट गार्ड शिप्स ने अटैक कर दिया है यूजिंग वाटर कैनन्स। और इस अटैक में फिलीपींस के नेवी क्रू मेंबर्स को गंभीर इंजरी भी हुई है, फिलीपींस की बोट को भी नुकसान हुआ है। और अब इस अटैक के कॉन्टेक्स्ट में यूनाइटेड स्टेट्स ने और जापान ने फिलीपींस को लेकर अपने सपोर्ट को एक्सप्रेस किया है और बोला है कि चाइना के ये एक्शन गलत है, दे शुड नॉट हैव हैपेंड। फ्रेंड्स, ये सेकेंड थॉमस शोल जो कि काफी फ्रीक्वेंटली न्यूज में रहता है बिकॉज ऑफ द कन्फ्रंटेशन बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, ये पिछले काफी समय से एक मुठभेड़ का बड़ा मुद्दा है। फ्रेंड्स, इस सेकेंड थॉमस शोल में जो कि आइलैंड है, यहाँ पर फिलीपींस की मिलिट्री
1999 से प्रेजेंट है, और चाइना जो इस एरिया पर अपने क्लेम्स ले करती है, बोलती है कि ये सेकंड थॉमस शोल उनकी टेरिटरी है। इस वजह से दोनों साइड्स के बीच काफी मुठभेड़ होती रहती है, और पिछले कुछ फ्रीक्वेंट समय में ये आपसी मुठभेड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड जियोग्राफिकल लोकेशंस की। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्प्रैटली आइलैंड की और वहां पर लोकेटेड सेकंड थॉमस शोल की। तो पहले बात करते हैं स्प्रैटली आइलैंड की, जो लोकेटेड है साउथ चाइना सी में। फ्रेंड्स, इस स्प्रैटली आइलैंड लोकेटेड है स्ट्रेटेजिक शिपिंग लेन्स में, मतलब यहां पर इन स्प्रैटली आइलैंड पर अगर किसी भी कंट्री की प्रेजेंस है, उस कंट्री को काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है। और इन स्प्रैटली आइलैंड में बोला जाता है कि यहाँ पर काफी सिग्निफिकेंट ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी प्रेजेंट हैं। इन स्प्रैटली आइलैंड को लेकर एक मल्टी नेशन डिस्प्यूट इस समय एग्जिस्ट करती है, जिसमें 6 से भी ज्यादा कंट्रीज इन स्प्रैटली आइलैंड पर अपने क्लेम्स को ले करती है। ये कंट्रीज बोलती है कि ये स्प्रैटली आइलैंड हमारी टेरिटरी है। वो 6 कंट्री जो इन स्प्रैटली आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट्स की पार्टी हैं, वो हैं चाइना, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस और ब्रूनेई। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकंड थॉमस शोल की, जो इन स्प्रैटली आइलैंड का ही पार्ट है। ये लोकेटेड है स्प्रैटली आइलैंड में, विच वी जस्ट स्पोक अबाउट, और इस सेकंड थॉमस शोल को ऑक्यूपाई करता है। यहां पर प्रेजेंस है इन सेकंड थॉमस शोल पर कब्जा है इस समय फिलीपींस का। फ्रेंड्स, ये सेकंड थॉमस शोल एक कोरल रीफ है, जो कि जियोग्राफी का कंसेप्ट है। आई होप आपको पता है कि कोरल रीफ्स होती क्या हैं। ये कोरल रीफ एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। आई होप यू नो दिस क्लियरली बाय नाउ। और इस सेकंड थॉमस शोल को क्लेम करता है चाइना, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम। एज वी हैव ऑलरेडी सेड, इस सेकंड थॉमस शोल को इस समय ऑक्यूपाई करती है फिलीपींस की नेवी। और फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज के एक ट्रिब्यूनल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जिस ट्रिब्यूनल ऑर्डर को दिया गया था 2016 में, ये सेकंड थॉमस शोल इट लैक्स एंटाइटलमेंट टू, मतलब ये सेकंड थॉमस शोल ना तो एक टेरिटोरियल सी है, ना ही ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, और ना ही ये एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। मतलब यूएन क्लॉज ने 2016 में ये बोला है कि इस सेकंड थॉमस शोल को, जो कि एक हाईली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसको टेरिटोरियल सी की तरह यूज नहीं किया जा सकता। इसको एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ की तरह भी यूज नहीं किया जा सकता, और ना ही ये एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ से भी एसोसिएटेड जो कंट्रीज के राइट होते हैं, वो भी इस सेकंड थॉमस शोल के केस में क्लेम नहीं किए जा सकते। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, और इंडिया के द्वारा एक प्राइवेट ऑयल कंपनी को दी गई ये परमिशन कि वो इन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को अपने कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, गिवन दे पे द फीस। तो फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने अबू धाबी बेस्ड नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक को इंडिया के मैंगलोर में बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी है कि इंडिया के 3 लोकेशन में से जो मैंगलोर में बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, अब ये ऑयल रिजर्व्स होते क्या हैं, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक को परमिशन दे दी है कि वो इन स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का ये एक मेजर पॉलिसी चेंज है, क्योंकि अब से पहले सिर्फ स्टेट ओन्ड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही ये काम कर सकती थी। सिर्फ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास ही परमिशन थी कि वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट कर सके। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स की। फ्रेंड्स, इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इंडिया में इन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स की शुरुआत, इनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1998 में, यानी कि लगभग 27 साल पहले। और इसका रीजन है 1990 में शुरू हुआ गल्फ वॉर, जिस वॉर की वजह से दुनिया भर में ऑयल के प्राइसेस काफी एस्केलेट हो गए, और इंडिया जो खुद उस समय
एक इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहा था। आई होप यू नो कि 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स भी इसी फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करने के लिए किए गए थे। तो ईयर 1990 में गल्फ वॉर की वजह से जो ग्लोबल लेवल पर ऑयल प्राइसेस एस्केलेट हो गए थे और जिन ऑयल प्राइसेस से इंडिया को भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो उससे डील करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को बनाएगी। और इस समय इंडिया के पास 3 जगह पर, विशाखापट्टनम में जो है आंध्र प्रदेश में, मंगलुरु में जो है कर्नाटका में, और पादुर में जो भी है कर्नाटका में, यहाँ पर इंडिया के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ और मेजर लोकेशन है जैसे कि चंदीखोली जो है उड़ीसा में, जहां पर इंडियन गवर्नमेंट के प्लान है और ऐसे रिजर्व्स बनाने के। वो सभी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट हैं। आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को यूज करके नोट्स को एक्सेस कर ले एंड स्टडी मोर अबाउट इट एंड इंक्लूड दैट इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रिसेंटली हुई भूटान को की गई विजिट। तो फ्रेंड्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भूटान में थे और अपनी विजिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कुछ मेजर अनाउंसमेंट करते हैं जिसकी हम बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स रीसेंट विजिट अनाउंस किया है कि इंडिया भूटान को हर साल दिए जाने वाली अपनी असिस्टेंस को अगले 5 साल के लिए जो होती 5,000 करोड़ रुपए 2019 से 2024 के बीच, इस 5 साल की असिस्टेंस को दुगना कर बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए से अब 10,000 करोड़ रुपए कर देंगे। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि वो अपने नॉर्थ के बॉर्डर में लोकेटेड भूटान को जो असिस्टेंस देते हैं, उस असिस्टेंस को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 10,000 करोड़ रुपए कर देंगे। फ्रेंड्स, इस रीसेंट विजिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर, जिस तरीके से इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है भारत रत्न, उसी तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द ट्रक गयाल्पो ये सिविलियन ऑनर भी दिया गया। इसका रीजन था इंडियन गवर्नमेंट की भूटान को दी गई हेल्प टू डील विद द कोविड पेंडेमिक। फ्रेंड्स, इंडिया ने अपने इस रीसेंट विजिट में 7 मेजर एग्रीमेंट्स को साइन किया है। आपको एज अ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एस्पिरेंट इन सभी 7 एग्रीमेंट्स की डिटेल जानने की कोई जरूरत नहीं है। दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, आपके लिए इतनी जानकारी काफी है कि ये मेजर एग्रीमेंट्स किस फील्ड में थे। वो फील्ड्स थी एनर्जी की फील्ड में, फूड सिक्योरिटी की फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, रिसर्च की फील्ड में और स्पेस कोलैबोरेशन की फील्ड में। और फ्रेंड, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी इस विजिट में एक खास मेंशन करते हैं गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी का। फ्रेंड्स, ये भी एक मेजर लोकेशन है जो जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, भूटान का ये गेलेफू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और भूटान जो एक ऐसी कंट्री है जो अपनी इकोलॉजी को लेकर, अपने एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉशियस है। वो अपने देश में टूरिज्म को काफी लिमिटेड रखती है, इंडस्ट्रीज को भी काफी लिमिटेड रखती है, इस पूरी कोशिश में कि उनकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी प्रिस्टीन स्टेट में रहे। उनके द्वारा एक ऐसा मेजर प्रोजेक्ट करना, वो भी इंडिया के बिल्कुल इमीडिएट बॉर्डर में, असम के बॉर्डर में, इंडिया के लिए काफी सिग्निफिकेंट है। फ्रेंड्स, ये एक मेजर ट्रेंड है कि चाइना इंडिया के बॉर्डर में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहता। चाइना ने रिसेंटली मालदीव्स के साथ भी ऐसा किया है कि मालदीव्स हैज गॉटन क्लोजर टू चाइना एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया अपने मालदीव्स के एक दोस्त को टेम्पररी तरीके से खो चुका। एक डर है कि रशिया भी इसी तरीके से चाइना की तरफ ग्रेविटेट कर रही है और भूटान भी एक ऐसी ही कंट्री है जो कि काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और चाइना और इंडिया के बीच में लोकेटेड है। तो इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भूटान की चाइना के साथ नजदीकियां और बढ़ें और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको इस न्यूज इवेंट को देखना है। तो फ्रेंड्स, अब इस गेलेफू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये लोकेटेड है भूटान के बॉर्डर पे और ये एक मेजर बॉर्डर है जो कि बिजनेसेस के द्वारा यूज किया जाता है टू ट्रैवल गुड्स बिटवीन भूटान एंड इंडिया। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन दिस मैप, यहाँ पर ये गेलेफू लोकेटेड है, ये आसाम है,
ये भूटान है। दिस गेलेफू इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर एंड स्पेसिफिकली असम स्टेट। तो अगर यहाँ पर कोई भी ग्लोबल लेवल डेवलपमेंट होती है, उसका सीधा सीधा फायदा आसाम को भी मिलेगा। दिस इज अनदर रीजन व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दिस गेलेफू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो भूटान के इस गेलेफू प्रोजेक्ट की कुछ मेजर डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिया और भूटान के बीच की पहली इंडिया भूटान रेल लिंक बनेगी, जो कि आसाम के कोकराझार को गेलेफू से कनेक्ट करेगी। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये गेलेफू है, ये गेलेफू है और ये आसाम में कोकराझार है। अ रेल लिंक विल बी मेड टू कनेक्ट दीज टू प्लेसेस। भूटान गवर्नमेंट का प्लान है यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाने का, यहाँ पर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाने का, इस रीजन को एज अ गेटवे सिटी डेवलप करने का। मतलब यहाँ से भूटान के सभी एरियाज को एक्सेस किया जा सकेगा फ्रॉम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। और भूटान गवर्नमेंट का प्लान है इस रीजन से एसोसिएटेड क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव करने का। फ्रेंड्स, ये गेलेफू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल्स मेरे नोट्स में भी प्रेजेंट है, इनको आप अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इस न्यूज इवेंट का कॉन्टेक्स्ट है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का हुआ रिसेंट अरेस्ट बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूजिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। तो इस न्यूज एनालिसिस में बात की गई है कि अरविंद केजरीवाल जो इस समय एक जुडिशियल कस्टडी में है, क्या उनको ड्यूरिंग हिज कस्टडी जब वो जेल में होते हैं, क्या उनके पास हक है टू कंटिन्यू ऑन हिज पोस्ट एज अ चीफ मिनिस्टर। फ्रेंड्स, आप इस न्यूज इवेंट को अपने एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड में एज अ मेजर केस स्टडी यूज कर सकते। अगर आप आंसर राइटिंग में ऐसे एक रिसेंट एग्जाम्पल को यूज करें तो आपका आंसर काफी एनहांस हो जाएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने काफी केसेस में और कई सारे हाई कोर्ट्स ने पहले काफी केसेस में ये बोला है कि किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने के लिए जरूरी है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। वो प्रिंसिपल्स हैं, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दूसरा है गुड गवर्नेंस और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। अब फ्रेंड, ये तीनों कीवर्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, गुड गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। इन तीनों टर्म्स को आप लिख लें और याद कर लें। जहां पर भी आपको लगे कि आप अपने एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के आंसर्स में इन तीनों प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं, वहां जरूर करें। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने पहले अपने काफी जजमेंट्स में इन तीनों प्रिंसिपल्स को मेंशन किया है कि ये तीनों प्रिंसिपल्स, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इफ समवन हैज टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। और फ्रेंड्स, मद्रास हाई कोर्ट ने अभी अपनी रिसेंट जजमेंट में, और फ्रेंड मद्रास हाई कोर्ट में भी अभी रिसेंटली इसी क्वेश्चन पर डिस्कशन किया गया था। तमिलनाडु के एक मिनिस्टर वी सेंथी बालाजी जो एक्यूज थे फाइनेंशियल स्कैंडल के केस में, उनसे रिलेटेड इस बात पर डिस्कशन किया गया था कि क्या उनको अपना ऑफिस छोड़ देना चाहिए या फिर क्या कैन ही कंटिन्यू बीइंग अ मिनिस्टर। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 में अपनी दी गई एक जजमेंट में मनोज नरूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 में बोला था कि ये जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के प्रिंसिपल को, गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल को और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट के प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है फॉर समवन टू होल्ड अ पब्लिक ऑफिस। नाउ फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि अगर कोई मिनिस्टर पुलिस की कस्टडी में है या जुडिशियल कस्टडी में है तो उसको काफी सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज फेस करनी होंगी, और अगर वो जेल में रहते हुए, कस्टडी में रहते हुए अपने पब्लिक ऑफिस के फंक्शन को डिस्चार्ज करने की सोचता है तो उसको काफी सारी डिफिकल्टीज होंगी, जैसे कि वो डिपार्टमेंट की फाइल्स जो कि हर रोज के काम के लिए जरूरी होती हैं उनको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, तमिलनाडु के केस में जब मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मिनिस्टर वी सेंथी बालाजी के केस में वर्डिक्ट दिया था तो उन्होंने बोला था कि वी सेंथी बालाजी डिड नॉट कंप्लीटली सफर डिस्क्वालिफिकेशन एज एन MLA डिस्पाइट ही हैज बीन चार्ज्ड इन अ फाइनेंशियल स्कैंडल। तो इस पीस का अगर एनालिसिस किया जाए तो कहा जा सकता है कि मोरल ग्राउंड्स पर और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर किसी चीफ मिनिस्टर का या किसी भी मिनिस्टर का अपने पब्लिक ऑफिस को होल्ड करना और उन फंक्शंस को डिस्चार्ज करना
काफी मुश्किल होगा और ऐसा करना मोरली रिकमेंडेड नहीं है। पर लीगल पर्सपेक्टिव से अगर मद्रास हाई कोर्ट के रीसेंट जजमेंट को देखा जाए तो वी सेंथी बालाजी के केस में ये बोला गया था कि ही डज नॉट सफर डिस्क्वालिफिकेशन एज एन एमएलए अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो फ्रेंड्स, द हिंदू के इस एनालिसिस में कोई खास कंक्लूजन नहीं है, कोई खास बॉटम लाइन नहीं है ना फ्रेंड्स, क्योंकि होली हो चुकी है, कोर्ट्स विल रीओपन अगेन और कोर्ट्स में अरविंद केजरीवाल की पिटीशन को सुना जाएगा। एंड नाउ दिस रिमेन्स टू बी सीन कि सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट अपने क्या जजमेंट देते हैं एंड व्हाट हैपेंस इन दिस केस। फ्रेंड्स, व्हाटएवर हैपेंस इट रिमेन्स टू बी सीन एंड वील कीप फॉलोइंग इट। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है अभी रिसेंटली रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे रिपोर्ट। और अब उस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने बोला है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि इंडिया में पिछले दशक में ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया ने एक इंक्लूसिव ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सोसाइटी के सभी सेक्शन ने ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ये बोलती है कि आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 के डेटा को देखिए। उस डेटा में मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की गई है। एमपीसीई क्या होता है उसकी अभी हम बात करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलती है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के अगर हम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा को देखें तो पता चलता है कि इंडिया के जो लोवेस्ट 5% है उनका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रेट बढ़ा है। इट हैज ग्रोन एट अ फास्टर रेट कंपेयर्ड टू द टॉप 5%। और जिससे वो ये कंक्लूजन निकालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिससे कंक्लूजन करती है कि क्योंकि इंडिया के बॉटम 5% का हर महीने होने वाला एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया ने पिछले दशक में इनइक्वालिटी काफी कम हुई है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस इवेंट से रिलेटेड ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे एब्रिवेटेड एज HCES की। अब जब ये सर्वे रिलीज हुआ था तब भी हमने इस पर डेडिकेटेडली बात की थी। आई होप आपको इस सर्वे के बारे में पता है, पर फिर से लेट्स फ्रेशन इट अप। फ्रेंड्स, इस सर्वे को कंडक्ट कराया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, NSO के द्वारा, जो कि एक बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की। ये सर्वे होता है हर 5 साल में एक बार और इससे देश की पॉवर्टी लेवल्स का एक अंदाजा मिलता है और देश में क्या कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, लोग किस चीज पर खर्चा कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खाना खरीद रहे हैं या खाने के साथ साथ वो बाकी और सर्विसेज पे भी खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हेल्थ पर, एजुकेशन पर, एंटरटेनमेंट पर वगैरह पर। ये सभी डेटा पता चलता है ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे से। और इस डेटा के कैलकुलेशन के लिए पूरे इंडिया में हर एक को नहीं स्टडी किया जाता, बट a representative sample of households are used to gather data. फ्रेंड्स, ये सर्वे काफी सारे हाउस होल्ड कंजम्पशन पैटर्न्स पर डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जैसे कि लोग फूड पर कितना खर्चा कर रहे हैं, एजुकेशन पर कितना खर्चा कर रहे हैं, हेल्थ केयर पर, हाउसिंग पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर वगैरह पर कितना खर्चा कर रहे हैं। और उससे पता चलता है कि इंडिया की जनता कहाँ पर खर्चा कर रही है, क्या उनका खर्चा बढ़ा है। अगर उनका खर्चा बढ़ा है तो कहा जा सकता है कि दे आर गेटिंग रिचर। क्या उनका खर्चा डाइवर्सिफाई हुआ है, क्या वो एंटरटेनमेंट पर खर्चा कर रहे हैं, क्या एंटरटेनमेंट पर उनका खर्चा कम हुआ है। इस सभी डेटा से इंडिया के पॉवर्टी लेवल्स का और कंजम्पशन पैटर्न्स का आइडिया मिलता है। ये रिपोर्ट एक मेजर रिपोर्ट है, इसके बारे में भी आप पढ़ लें, अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, दो आई एम अज्यूमिंग यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया अबाउट दिस। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसी न्यूज इवेंट में बात की गई कंसेप्ट मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। तो पर कैपिटा क्या होता है, ये एक इकोनॉमी का कंसेप्ट है। आई होप इसके बारे में आपको पता है। पर कैपिटा इनकम भी एक ऐसा ही कंसेप्ट है। जिस तरीके से ये पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, तो पर कैपिटा कुछ भी हो उसको मेजर किया जाता है एक सिंपल तरीके से। पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसको कैलकुलेट किया जाता है
जितने भी घर हैं उन सभी घर के टोटल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करके उसको उस घर की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके। फ्रेंड्स, ये मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक की इंडिकेटर है। इससे पता चलता है पॉवर्टी का और गवर्नमेंट की वेलफेयर पॉलिसीज कितनी इंपैक्टफुल हैं उसका भी। इससे ये भी पता चलता है कि देश में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या ट्रेंड है और स्पेंडिंग के, खर्चा करने के क्या ट्रेंड है। फ्रेंड्स, आप ऑल इंडिया हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, पढ़ लें, समझ लें, और मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि इकोनॉमी का एक सिंपल कंसेप्ट है, इसको भी समझ लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज़ रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास किया गया गाजा से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन और रशिया और चाइना के द्वारा उस रेजोल्यूशन को वीटो किया जाना। तो फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। उस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में बोला गया था कि गाजा में एक सीज फायर मेंटेन की जानी चाहिए। तो यूनाइटेड स्टेट्स के इस गाजा सीज फायर रेजोल्यूशन को रशिया ने और चाइना ने वीटो कर दिया है, मतलब बोला है कि हमारी परमिशन नहीं है। रशिया और चाइना दोनों यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, इसीलिए इनके पास वीटो करने की पावर है। आई होप यू कैन कनेक्ट दीज सिंपल डॉट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स के इस रेजोल्यूशन में हमास के द्वारा किए गए अटैक की निंदा की गई थी और बोला गया था कि जल्द से जल्द इमीडिएट और एक सस्टेन्ड सीजफायर को बनाया जाना चाहिए। देयर मस्ट बी एन इमीडिएट एंड सस्टेन्ड सीजफायर। तो रशिया ने यूनाइटेड स्टेट्स के इस रेजोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया है ये बोलकर कि यूएस ने अपने रेजोल्यूशन में इजराइल की निंदा नहीं की है और बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये रेजोल्यूशन हिपोक्रिटिकल है। चाइना ने इस रेजोल्यूशन को वीटो किया है और बोला है कि इस रेजोल्यूशन में सीज फायर की डिमांड को क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी और मेंबर्स, आई होप आपको पता है कि यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी। तो यूएनएससी के बाकी और सभी मेंबर्स एक्सेप्ट रशिया एंड चाइना, उन्होंने इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। फ्रेंड्स, अब इस न्यूज इवेंट से रिलेटेड जो मेजर टॉपिक है यूएनएससी, दिस टॉपिक हैज बीन डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स इन दिस एडिशन, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग इट टुडे। यूएनएससी की सभी डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है, विकिपीडिया पर भी प्रेजेंट है। आप इसके बारे में पढ़ लें, इसके सभी एस्पेक्ट्स को जान लें। प्रिलिमिनरी में हो सकता है कि यूएनएससी से कोई टेंजेंशियली रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए या डायरेक्टली रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। डू स्टडी अबाउट यूएनएससी, हाउ द वोटिंग वर्क्स, हाउ द मेंबरशिप वर्क्स, हाउ द मेंबर्स चेंज, what is veto power, what are India's concern, what are India's demands, etc. फ्रेंड्स, ये आज का एक्सप्लेनर पीस है। इसमें बात की गई है कि आने वाले इन जनरल इलेक्शंस में एक नई फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें कुछ लोग अपने घर से वोट कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू गो टू द पोलिंग स्टेशन। अब इस एक्सप्लेनर पीस में काफी सारी बात की गई थी जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए हम इस एक्सप्लेनर पीस के कुछ सेलेक्टिव कंपोनेंट्स की ही बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी को पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक्सटेंड कर दिया है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ साथ ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 85 से ज्यादा है वो भी इस वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। और अब इस फैसिलिटी से 85 लाख सीनियर सिटीजन्स और 88.4 लाख पीपल विद डिसेबिलिटीज इस सर्विस को यूज कर पाएंगे। दे वुड बी एबल टू कास्ट देयर वोट्स थ्रू पोस्टल बैलेट्स। फ्रेंड्स, इस वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी को अवेल करने के लिए जरूरी है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसकी डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। और ऐसे लोग जो वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी को ऑप्ट करते हैं वो फिर अपनी मर्जी को बदलकर पोलिंग स्टेशन पर वोट नहीं कर पाएंगे। दे विल ओनली हैव वन ऑप्शन, दैट इज टू वोट फ्रॉम होम। अब फ्रेंड्स, ये एक मेजर न्यूज इवेंट नहीं है और ये फैसिलिटी भी कोई ऐसी मेजर फैसिलिटी नहीं है, पर हाँ मेंस GS2 के सिलेबस का एक डायरेक्ट पार्ट है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, जिसके हाई चांसेस हैं बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन ईयर,
उसमें अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हाइलाइट्स एंड अचीवमेंट्स को मेंशन करना चाहें, उसमें आप इस वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी इनिशिएटिव को जरूर मेंशन कर सकते हैं. इट विल एनहांस योर आंसर बिकॉज यूजिंग करंट अफेयर इवेंट्स इन योर मेंस आंसर राइटिंग इज अ वेरी गुड इंडिकेटर दैट एन एस्पिरेंट नोज व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री. तो ऐसे टॉपिक से आप डायरेक्ट क्वेश्चंस आने की उम्मीद तो ना करें, बट फिर भी आपको ऐसे इनिशिएटिव्स की जानकारी होनी चाहिए. फ्रेंड्स, ये आज का एडिटोरियल है. इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडिया और भूटान का रिलेशनशिप. इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली भूटान में थे, इसके बारे में हमने बात भी की. अब इससे रिलेटेड इस एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं. तो फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की रीसेंट विजिट टू भूटान वॉज प्रोडक्टिव बट वॉज लार्जली सिंबॉलिक. कि वो विजिट प्रोडक्टिव थी. उस विजिट में काफी सारे एमओयूज को और एग्रीमेंट्स को साइन किया गया, पर यह विजिट सिंबॉलिक थी क्योंकि अभी कुछ समय पहले भूटान के प्राइम मिनिस्टर इंडिया में ही थे. और जब वो इंडिया में थे तो उन्होंने काफी सारी ऐसी बायलैटरल मीटिंग की थी, डिस्कशन की थी. और एक हफ्ते बाद ही भूटान के प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोब्गे का इंडिया में आने के एक हफ्ते बाद ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भूटान जाना. इस पीस के ऑथर बोलते हैं वो सीमिंगली अननेसेसरी, उसकी जरूरत नहीं थी. फिर इस पीस के ऑथर बात करते हैं इस विजिट के आउटकम्स की. तो इस विजिट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट है वो है इंडिया का अनाउंसमेंट कि इंडिया भूटान के 5 ईयर प्लान्स को जो असिस्टेंस देता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, उस असिस्टेंस को पहले दिए जाने वाले 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 10,000 करोड़ रुपए कर देना. दिस इज अ मेजर आउटकम. फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस विजिट की जो एक मेजर हाईलाइट है वो ये है कि भूटान का इंडियन प्राइम मिनिस्टर को उनका सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर दिया जाना, क्योंकि इंडिया ने भूटान की कोविड पेंडेमिक के समय में काफी मदद की थी. फ्रेंड्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के इस रीसेंट भूटान विजिट में इंडिया रीअफर्म करता है कि इंडिया भूटान के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के पूरे तरीके से साथ है और गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट में इंडिया पूरे तरीके से अपना साथ देगा. अब ये गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोजेक्ट क्या है, इसकी हम बात कर चुके हैं. ये भूटान का एक प्रोजेक्ट है जो लोकेटेड है भूटान के साउथ में, असम के नॉर्थ में, इंडिया और भूटान के ऑलमोस्ट बॉर्डर पर. फ्रेंड्स, इस मीटिंग से पता चलता है कि इंडिया के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इनिशिएटिव हैं, उन इनिशिएटिव्स में इंडिया भूटान को हमेशा एक स्पेशल जगह देता है. जैसे कि इंडिया के द्वारा उस रीजन में किए जाने वाले रोड प्रोजेक्ट्स के केस में, रेल प्रोजेक्ट्स के केस में, एनर्जी एक्सचेंज के केस में और अपने आपसी नेबर्स के केस में ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़ाने के केस में भी, जैसे कि बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ. ऑथर का एम्फोसिस इस समय इस चीज पर है कि इंडिया अपने बॉर्डरिंग कंट्रीज की पूरे तरीके से मदद करता है. India's purse strings are always loose in case of its neighbors. और उसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं, जो कि रीजन है चाइना. फ्रेंड्स, इस पीस में फिर चाइना की ही बात की जाती है कि इस विजिट से पता चलता है कि इंडिया पूरे तरीके से अवेयर है कि भूटान चाइना से ज्यादा एंगेज कर रहा है आजकल. फ्रेंड्स, भूटान और चाइना के बीच अपनी बाउंड्री टॉक को रिजॉल्व करने के लिए बातें चल रही हैं. भूटान और चाइना के बीच जो भी बाउंड्री है उसके कुछ रीजन्स हैं जो डिमार्केटेड नहीं है, जो पूरे तरीके से मार्क्ड नहीं है. तो भूटान और चाइना के बीच ये बात चल रही है कि हम अपने बीच इन बाउंड्री इश्यूज को सॉल्व कर लें. और चाइना भूटान के साथ पूरे तरीके से कोऑपरेट भी कर रहा है. बट यू शुड नो कि चाइना ऐसे ही केसेस में, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो अक्साई चीन हो वगैरह हो, इंडिया के साथ कोऑपरेट नहीं करता, पर वो भूटान के साथ कोऑपरेट कर रहा है. विच मीन्स कि चाइना भूटान को एक स्पेशल अटेंशन दे रहा है. चाइना चाहता है कि भूटान उसका और बेहतर दोस्त बने और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी कंसर्न की बात है. फ्रेंड्स, कुछ सोर्सेस का ये कहना है कि भूटान ने इंडिया से रिक्वेस्ट भी की थी कि इंडिया बॉर्डर पे, स्पेशली अरुणाचल रीजन में जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बना रहा है, इंडिया अपने द्वारा बनाए जाने वाले इन प्रोजेक्ट्स को थोड़ा स्लो डाउन कर दे, जब तक भूटान और चाइना के बीच जो ये बाउंड्री टॉक्स चल रही हैं ये कंक्लूड नहीं हो जाती. और जिससे एक अंदाजा भी मिलता है कि भूटान के लिए चाइना इंपॉर्टेंट है और इसीलिए भूटान ने इंडिया से ये रिक्वेस्ट भी की.
फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी अपने इस विजिट में इंडिया और भूटान के अनब्रेकेबल टाइज को मेंशन करते हैं। बोलते हैं कि इंडिया और भूटान का संबंध अटूट है और बोलते हैं कि जरूरी है कि भूटान और इंडिया दोनों अपने बीच इस यूनिटी को बनाए रखें डिस्पाइट द चैलेंजेस विद इन बोथ कंट्रीज एंड इन द नेबरहुड, विच मीन्स अ रेफरेंस टू चाइना। फ्रेंड्स, इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि इंडिया और भूटान दोनों अपने बीच के आपसी संबंध को और गहरा करने पर और रीइंफोर्स करने पर काम करें तो ये बेहतर होगा, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। क्योंकि इन दोनों कंट्रीज के अपने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, सामाजिक चैलेंजेस हैं और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं जो कि फ्यूचर में और बढ़ सकते हैं, विच इज द रेफरेंस टू चाइना। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। See you in the next edition. All the best with your preparation. From the next edition, we'll start our revision series. जिस सीरीज में हम हर एडिशन में एक सब्जेक्ट को लेंगे और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को ब्रीफली मेंशन करेंगे। गुड बाय।